नमस्ते। जब 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, उसी समय से सऊदी अरब और उसके सुन्नी पड़ोसी देश ईरान की सुरक्षा को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते आए हैं। 2019 में सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर अचानक ड्रोन हमले हुए, जिसके आरोप इराक में मौजूद ईरान समर्थित आतंकवादियों पर लगाए गए। इस हमले के बाद अरब देशों को लगा कि वो कभी भी ईरान के हमले की जद में आ सकते हैं। अरब देशों पर ईरान का हमला तो नहीं हुआ, लेकिन इस शिया देश ने मध्य पूर्व से लेकर पश्चिम एशिया तक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है। इतना ही नहीं, ईरान के दांव पेचों में उलझकर अरब देश भी उसकी चाल का शिकार होते जा रहे हैं। मोटे शब्दों में कहे तो इसे ही मुल्लाओं की धूर्त मुल्ला पॉलिसी कहते हैं, जिसे यह गैर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं, पर आज खुद ही एक दूसरे पर पेल रहे हैं। 7 अक्टूबर का इजराइल पर हमास के हमले का मकसद क्या था, यह आज तक न हमास बता पाया और न ही इजराइल या दुनिया की समझ में आया है। बीते 2-3 सालों में फिलिस्तीन या हमास के आतंकियों की इजराइल से कोई तनातनी या झड़प भी नहीं हुई थी, पर इसके बावजूद हमास ने सीमा पार करके जो जनसंहार किया, उससे फिलिस्तीनी सरकार भी हतप्रभ रह गई। हमास भी यह साबित करने में असफल रहा कि वह इस तरह की कार्रवाई करके हासिल क्या करना चाहता था। दरअसल असली खेल हमास की आड़ में ईरान खेल रहा है। आज अगर गाजा और लेबनान में बड़ी तादाद में असुर संहार हो रहा है, तो इसके लिए इजराइल दोषी नहीं है, बल्कि ईरान के द्वारा इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले लिखा गया है। अब वही ईरान एक ऐसा ताना बाना बुन रहा है जिसमें 56 मुस्लिम देश भी लपेटे में आने लगे हैं। अगर ईरान की यह धूर्त मुल्ला पॉलिसी सफल हो गई तो निश्चित रूप से मध्य पूर्व में मुल्लाओं की सामत आना तय है। सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बार फिर इस्लामिक देशों का जमावड़ा हुआ। इस सम्मेलन को ईरान के अनुरोध पर ही बुलाया गया था। अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन समेत 50 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। फंटर पाकिस्तान के भिखारी पीएम शहबाज शरीफ भी इसमें शामिल हुए। इन तमाम मुल्ला देशों ने इस दौरान जमकर तहमद लहराए और इजरायली कार्रवाइयों के विरोध में टोपी उछाली। यानी जितनी मुल्लाबाजी और मुल्लाई बकलोली कर सकते थे, वह सब यहां पर देखी गई। हैरत की बात नहीं है कि जाहिलों के इस मंडली ने गाजा और लेबनान में मारे गए आतंकियों को नरसंहार बताया, मगर किसी ने हमास द्वारा इजराइल में किए गए कत्ले आम, महिलाओं के साथ मुल्लाओं द्वारा किए गए बलात्कार पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस्लामिक देशों के सम्मेलन में शामिल मुल्लाओं ने इजराइल से गाजा और लेबनान में कार्रवाई रोकने और ईरान पर फिर से हमला न करने की मांग की। सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों ही बातें ईरान तब से कहता आ रहा है जब 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा में असुर संहार प्रोग्राम शुरू किया था। अरब और बाकी इस्लामिक देश जानते हैं कि उनके कहने से इजराइल नहीं रुकेगा। वह तब भी अपनी कार्रवाई को नहीं रोकेगा जबकि मुस्लिम देश उसके खिलाफ युद्ध के लिए लामबंद भी हो जाएंगे। ऐसे में इस्लामिक देशों की इस मांग के कोई मायने नहीं है। असल में जो ईरान चाहता है वह उस लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर है। इजराइल और पश्चिमी देशों के विरुद्ध वह इस्लामिक देशों को भड़काने में लगा हुआ है। उसके पास एक ऐसा मौका है जब गाजा लेबनान में मौतों को बहाना बनाकर वह इस्लामिक कार्ड खेल सकता है, साथ ही खुद को विक्टिम की तरह पेश कर सकता है। ईरान द्वारा हुती और हिजबुल्लाह जैसे शिया आतंकवादी ग्रुप इजराइल के खिलाफ तैयार नहीं किए गए थे। इन आतंकियों को सुन्नी मुसलमानों को लक्ष्य करके पोषित किया गया है। इराक, लेबनान, सीरिया और यमन में शिया सुन्नी संघर्ष को तेज करने में ईरान की अहम भूमिका रही है। इजराइल हमास जंग में सुन्नी मुसलमानों की सर्वाधिक मौतें हुई है। अकेले गाजा पट्टी में 44,000 सुन्नी हुरों की खोज में जा चुके हैं, जबकि लेबनान में 3,000 मुसलमानों में 1200 लोग सुन्नी थे। इस्माइल हानिया की संदिग्ध मौत को जरिया बनाकर ईरान ने अप्रैल महीने में इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट से हमला कर दिया। ईरान ने इसे बदले की कार्रवाई के तौर पर प्रचारित किया, मगर उसका असली उद्देश्य क्षेत्र में तनाव को और अधिक बढ़ाना था। तेहरान के धूर्त मुल्लाओं का पक्का विश्वास है कि यह संघर्ष जितना लंबा खींचेगा, उससे ईरान लक्ष्य के और करीब आएगा। इस्लामिक देश लंबे वक्त तक खामोश बैठे नहीं रह सकेंगे।
स्थानीय मुस्लिम जनता का दबाव उन पर लगातार बढ़ता जाएगा और फिर उन्हें उसी रास्ते पर आना होगा जिसे ईरान ने तैयार किया है, यानी अंततः वे इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतरने को मजबूर हो जाएंगे। अगर दुश्मन अपने से शक्तिशाली हो तो उसके खिलाफ उससे भी तगड़ा दुश्मन खड़ा कर दो। ईरान इसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। उसका शत्रु केवल इजराइल ही नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा दुश्मन सऊदी अरब है। इन दोनों देशों में ठीक ऐसी दुश्मनी है जैसी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते हैं, लेकिन सऊदी अरब के पास ईरान की चाल की काट नहीं है। उसे भाईचारे के नाम पर ईरान के सुर में सुर मिलाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ईरान की मंशा यही है कि इजराइल गाजा और लेबनान में और ज्यादा भीषण हमले करे, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान मारे जाए। वो अपने ऊपर हमले के लिए भी इजराइल को उकसाने में लगा है, ताकि इस्लामिक देशों के सामने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन घोषित किया जा सके और खुद को एक विक्टिम के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। रियाद में इस्लामिक देशों की मुल्लाबाजी तनाव को कम करने की बजाय आग में घी डालने वाली हरकत है। इस मुल्लाई नौटंकी में गाजा की मौतों पर तो बकलोली की गई, लेकिन हमास के कुकर्ते की किसी ने निंदा नहीं की, यानी इजराइल को एक गुनहगार के तौर पर साबित करने की कोशिश की गई। इससे इजराइल न डरेगा न झुकेगा, बल्कि अब और ज्यादा भड़केगा। खासकर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने उसकी आक्रामकता को और बढ़ा दिया है। कोई अचरज नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल संयंत्रों पर कोई बड़ा हमला न कर दे। यह इजराइल का स्वभाव है कि वह किंतु परंतु में नहीं उलझता है। मुल्लाओं की धूर्त मुल्ला पॉलिसी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। उसका एक ही ध्येय है कि अगर यहूदियों को जिंदा रहना है तो अंतिम यहूदी शख्स को भी अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ेगा और यहूदियों के दुश्मनों को खत्म करना पड़ेगा। ईरान तो छोड़िए कोई मायका मुल्ला नहीं है जो इजराइल को परास्त करने की औकात रखता है। अगर ईरान की चाल में आकर इस्लामिक देशों ने इजराइल के खिलाफ गठजोड़ बनाने की कोशिश की तो उसके नतीजे बेहद ही भयंकर होंगे। ऐसा इसलिए कि इजराइल अघोषित परमाणु संपन्न राष्ट्र है और जब उसे लगेगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो फिर 72 हुरे भी तबेले छोड़कर भाग जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।